हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वेंडिगो स्किन वॉकर की 4 खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं। चारों कहानियां काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन होगा, उसे भी क्लिक करें। आपके छोटे से सपोर्ट से हमारी वीडियो को रीच मिल सकती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मैं नॉर्थ जॉर्जिया के पहाड़ों में पला बढ़ा हूँ और बचपन में कैंपिंग और हाइकिंग मेरे और मेरे भाई के लिए इतनी आम चीज थी कि वो हमारी दूसरी फितरत बन गई थी। जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती, मैं और रायन सीधे जंगल की तरफ निकल जाते। सारा सामान पैक करते, मॉम डैड को बस बता देते कि कहाँ जा रहे हैं और बस उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं। एक बार हमने कोहाटा विल्डरनेस में जैक्स रिवर ट्रेल के बीचों बीच कैंप करने का प्लान बनाया। वो ट्रेल हमें अच्छी तरह से पता थी क्योंकि इससे पहले हम वहां कई बार लंबी हाइकिंग की प्रैक्टिस कर चुके थे। हम दोपहर के करीब ट्रेल हेड पर पहुंचे, कार पार्क की, अपना सामान निकाला और जंगल में चलने लगे। रास्ते में हमें कुछ हाइकर्स मिले। हमने उनसे पूछा कि ट्रेल कैसी है और हर बार एक ही जवाब मिला, गीली। जैक्स रिवर ट्रेल लगभग 17 मील लंबी थी और शायद 50 बार नदी को पार करती थी। लेट फॉल के ठंडे मौसम में ट्रेल का सूखा रहना लगभग नामुमकिन था। हम ट्रेल के अंदर गहराई तक चलते गए और कैंप लगाने की जगह ढूंढने लगे। यहीं हमने पहली गलती की। देखिए, मेरा और रायन का एक सख्त रूल था, हम कभी और लोगों के पास कैंप नहीं लगाते थे। हो सकता है आपको हम पैरानॉइड लगें, लेकिन आखिरी चीज जो हम चाहते थे वो ये था कि कोई हमें टेंट से घसीट कर जंगल में ले जाए और फिर हम कभी ना दिखें। तो हम हमेशा ट्रेल से काफी दूर और ऐसे इलाके में कैंप करते थे जहां रात गुजारने के लिए कोई नहीं आता था। करीब 2.5 घंटे चलने के बाद हमें एकदम सही जगह मिली जहां हम 2 रात आराम से रुक सकते थे। हम हॉरो बैंड पहुंचे और वहां से आधा मील ट्रेल से हटकर एक खुली जगह में कैंप लगाया। सामान खोलने और कैंप सेटअप करने के बाद हमने सोचा वापस ट्रेल पर चलकर आसपास के स्विमिंग होल्स दिखाते हैं जिनके लिए जैक्स रिवर मशहूर थी। वो छुट्टियों के दिन थे और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि ट्रेल पर बहुत कम लोग थे, शायद मौसम की वजह से या फिर वो एक वीकडे था। लेकिन हाइक करने वाले तो दूर, हमें वहां कोई कैंपर भी नहीं दिखा। शाम करीब 5 बजे हम अपने कैंप लौट आए। हमने आग जलाई, डिनर बनाया और रात के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सूरज ढला, एकदम से ठंड बढ़ने लगी। हमने आग में और लकड़ी डाली और पास बैठकर बस बातें करने लगे। रायन मुझसे 2 साल छोटा है। स्कूल में मैं उसका सीनियर था, लेकिन बचपन से हम बहुत करीब थे। हम हमेशा एक ही ग्रुप में घूमते थे, एक ही खेल खेलते थे और हमारे शौक भी एक जैसे थे। रात करीब 9 बजे हम आराम से आग के पास बैठे थे। मैंने मॉम को मैसेज किया कि हम सुरक्षित हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि इस साल थैंक्सगिविंग पर दादा दादी के घर जाने का मन नहीं है। लेकिन तभी चीजें अजीब होने लगी। हम जंगल की आवाजों से अजनबी नहीं थे और उस जंगल में हिरन से लेकर ब्लैक बेयर और जंगली सूअर भी थे। अगर आप जंगल में काफी वक्त बिताते हैं तो आपको अलग अलग आवाजें पहचानना आ जाता है। लेकिन जो हम सुन रहे थे वो एक अजीब सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कोई धीरे धीरे छुपकर हमारे आसपास घूम रहा था और ऐसा करते हुए वो हमारी आंखों की पहुंच से बस जरा सा बाहर था। अगर कोई जानवर 4 पैरों पर चलता है तो उसके कदमों की आवाज अलग होती है, लेकिन वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा हो या फिर कोशिश कर रहा हो कि ज्यादा आवाज न करे। हम दोनों ने टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली जहां से वो आवाज आ रही थी,
लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही हम उस तरफ टॉर्च डालते, आवाज अचानक बदल जाती। ऐसा लगता जैसे कई लोग हमारे चारों तरफ घूम रहे हों। और तभी एक अजीब सी सीटी बजनी शुरू हुई। शुरू में मैंने सोचा वो हवा की आवाज है, शायद पत्तों को उड़ाते वक्त कोई पैटर्न बन रहा हो और हम बस जंगल की आवाजों को गलत समझ रहे हो। रायन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम भी ये आवाज सुन रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हर आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। 2 नोट्स लगातार आते, फिर लगभग 3-4 सेकंड का गैप होता, फिर 2 और नोट्स आते। बार बार ऐसा ही हो रहा था। रायन मुझसे पूछता रहा कि मैंने सुना या नहीं, लेकिन मैंने उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने को कहा। उस वक्त मेरे अंदर का डर एकदम चरम पर था। जबड़ा कसा हुआ था, मुट्ठी भींची हुई थी। मुझे लग रहा था कि अगर वहां बाहर कुछ है तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। और वो सीटी की आवाज, वो बंद ही नहीं हो रही थी। आखिरकार रायन ने अंधेरे में चिल्लाकर कहा, अरे कौन है वहां? तभी वो सीटी की आवाज बंद हो गई। टहनियों के टूटने की आवाज भी बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने गुस्से में रायन को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हूं, यह क्या किया तूने? उसने बस कंधे उचका दिए। उसने कहा, कुछ तो करना ही था। हम कुछ मिनट बिल्कुल खामोशी में बैठे रहे। तभी जंगल अचानक आवाजों से गूंज उठा। कोई या कुछ हमारे कैंपसाइट के चारों तरफ गोल गोल दौड़ रहा था। और फिर सीटी की वो आवाज भी वापस आ गई। वही 2 लगातार नोट्स, फिर 3-4 सेकंड का गैप और फिर से 2 नोट्स। बार बार यही हो रहा था। पर एक सवाल मेरे दिमाग में दौड़ रहा था, कोई इतने जोर से सीटी कैसे बजा सकता है, वो भी बिना रुके और दौड़ते हुए। अब मेरा सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं खड़ा हुआ, टॉर्च चारों तरफ घुमाने लगा। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मुझे उस चीज की एक झलक मिल जाए जो हमें परेशान कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो इतना पास लग रहा था कि हाथ बढ़ाकर छू सकता हूं, लेकिन नजर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर वो हरकत भी बंद हो गई, लेकिन सीटी वो अब भी जारी थी। और अब वो इतनी तेज थी कि इंसानी लग ही नहीं रही थी। मैंने रायन की तरफ देखा और कहा, पुलिस को कॉल करो। अब यही वो पल है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा और जिसके बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता। जब रायन पुलिस वालों को हमारी लोकेशन और हालात बता रहा था, मैं आग के पास से अपने टेंट की तरफ बढ़ा। मेरे बैग के अंदर 6 इंच का चाकू था और मुझे लगा टॉर्च से बेहतर है कि वो मेरे हाथ में हो तो मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस करूंगा। मैं टेंट को खोलने लगा, लेकिन नजर जंगल पर टिकाए रखी। तभी ठीक मेरे सामने कुछ हलचल हुई। मैंने फौरन टॉर्च उस तरफ घुमाई और शायद 2 सेकंड के लिए मैंने उसे देखा। वो जो भी था, करीब 5 फुट ऊंचाई पर एक पेड़ पर था। उसके पूरे शरीर में बस लंबाई ही लंबाई थी। लंबी बाहें, लंबे पैर, लंबी गर्दन, लंबी उंगलियां, सब कुछ लंबा था और वो बहुत तेज था। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो पेड़ से पीछे की तरफ कूद गया। मैंने उसे जमीन पर कूदते हुए सुना, लेकिन या तो उसने बहुत दूर छलांग लगाई थी या फिर वो किसी झाड़ी में जा गिरा था, क्योंकि आवाज तो आई थी लेकिन वो दिखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी इतना जोर से चिल्लाया हूं। मैं भागकर रायन के पास वापस गया और वहीं बैठ गया। वो बार बार पूछता रहा, तूने क्या देखा? लेकिन मैं जवाब दे ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस उसी की तस्वीर घूम रही थी। करीब 10 मिनट बाद हमें टॉर्च की रोशनी नजदीक आती दिखी। वो 3 लोग थे, पूछ रहे थे कि सब ठीक है या नहीं। मैं थोड़ा शांत हुआ और उनसे पूछने लगा कि उन्होंने कुछ देखा या सुना। उन्होंने बस इतना कहा, हमने बहुत हलचल सुनी और फिर तुम्हारी चीख सुनाई दी और हम आवाज का पीछा करते हुए यहां तक आ गए। मैंने जो कुछ भी हुआ था वो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। उनमें से एक ने आसपास देखा और फिर वापस आकर बोला, यहां तो कुछ भी नहीं है।
रायन ने उन्हें बताया कि हमने पुलिस को कॉल किया है। करीब आधे घंटे बाद एक पार्क रेंजर वहां पहुंचा। हम दोनों ने उसे सब समझाया, लेकिन उसने कहा कि कोई जिज्ञासु जानवर होगा या कोई और कैंपर हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। खैर, रायन और मैंने तय किया कि अब हम वहां रात नहीं गुजारेंगे। हमने सारा सामान पैक किया और रेंजर के साथ जंगल से बाहर निकल गए। उसने हमारा बयान लिया और हम कार में बैठकर सीधा घर चले गए। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, और जैक्स रिवर ट्रेल, वहां हम कभी वापस नहीं जाएंगे। यह घटना 2015 में हुई थी, जब मैं एरिज़ोना में हाइकिंग के लिए गया था। वो ट्रेल पहले एक छोटे से रेगिस्तानी हिस्से से गुजरता था, फिर एक मीडियम साइज का खुला पहाड़ आता था जो ऊपर जाकर एक तरह के संकरे कैनियन जैसे रास्ते में बदल जाता था। मैं अक्सर 8 से 10 घंटे की हाइक अकेले करता था। दिमाग साफ करने और रोजमर्रा की टेंशन से दूर होने का ये मेरा तरीका था। वो ट्रेल ज्यादा पॉपुलर नहीं लग रही थी, आसपास कोई पार्किंग भी नहीं थी, और ट्रेल का शुरुआती पॉइंट ढूंढना भी काफी मुश्किल था। वो ट्रेल झाड़ियों की एक लाइन के पीछे छिपा हुआ था और रास्ता बहुत हल्का और फीका पड़ चुका था। मैं कभी जानबूझकर ऐसी ट्रेल्स पर नहीं गया जहां कम लोग आते हों, लेकिन मुझे यह भी पसंद नहीं था कि हर 5 मिनट में मैं किसी से टकरा जाऊं। तो वो सुनसान रास्ता मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पेड़ सूखे सूखे से दिखने लगे और ज्यादातर तो बिल्कुल मरे हुए से लग रहे थे। कई पेड़ तो ट्रेल पर गिर चुके थे और कई की मोटी मोटी टहनियां टूटकर नीचे पड़ी थी। ये साफ था कि उस रास्ते की कई सालों से देखरेख नहीं हुई थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो ट्रेल घनी और जंगली झाड़ियों के बीच से गुजरने लगी। रास्ता इतना साफ था कि मुझे पता था कि मैं अभी भी ट्रेल पर ही हूं, तो मैं आगे बढ़ता रहा। तभी मुझे एक बहुत साफ और अलग सी आवाज सुनाई दी, एक सीटी की आवाज। वो पहाड़ के ऊपर से आ रही थी, बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें कुछ नोट्स थे। और फिर वो अचानक बंद हो गई, लेकिन वो आवाज काफी डरावनी थी और मुझे थोड़ी बेचैनी भी हुई। लेकिन मैंने सोचा शायद कोई और भी उस ट्रेल पर है। उस वक्त वही सबसे लॉजिकल बात लगी। करीब 20 मिनट और चलने के बाद फिर से वही सीटी की धुन सुनाई दी, इस बार और भी पास से, और भी तेज। इस बार मैं थोड़ा ज्यादा बेचैन हुआ, लेकिन सिर्फ किसी की सीटी की आवाज की वजह से मैं वो ट्रेल छोड़ने वाला नहीं था। मैं करीब 1/4 मील और ऊपर चढ़ा। अब मेरी जेब में रखा चाकू मेरे हाथ में था, बस एहतियात के लिए। मैं अभी बस थोड़ा आगे ही चला था कि तभी मैंने देखा एक पेड़ रास्ते पर गिरा हुआ था और उसकी कांटेदार शाखाओं की वजह से उस पर चढ़ना मुश्किल था, तो मुझे उसका चक्कर काट कर निकलना था। मैं दाईं तरफ मुड़ा, 2-3 कदम ही चला था कि मुझे एक छोटा सा घाटी जैसा इलाका दिखा। शायद कभी वहां से नदी बहा करती होगी, लेकिन उस घाटी के बीच में लकड़ियों से बना एक छोटा सा ठिकाना था। उसे देखकर मैं समझ गया कि वो इंसान का बनाया हुआ है, क्योंकि उसकी बनावट काफी जटिल थी। अब सीटी और उस ठिकाने को जोड़कर मुझे लगा शायद वहां कोई सच में रहता है। मेरा मन अचानक घबरा गया और मैंने सोचा यहां से अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं घाटी से निकलने के लिए मुड़ा, वही सीटी बिल्कुल मेरे पीछे से आई। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं तुरंत मुड़ा और उस ठिकाने की तरफ देखा, और वहां घाटी के पीछे एक बकरा खड़ा था, बिल्कुल वहीं जहां से मैंने वो सीटी सुनी थी। उसकी आंखें जैसे सीधा मेरे अंदर देख रही हों। वो बिल्कुल हिला तक नहीं। और हाँ, मैं ये नोटिस किए बिना नहीं रह सका कि जितने बकरे मैंने उस इलाके में देखे थे, वो उन सभी बकरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब तो मेरे दिमाग में हर तरफ डर ही डर था और मैं उस पूरे सीन को समझ भी नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद मैंने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे लिया, उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और बहुत अजीब तरीके से
उसने फिर से वही सीटी की आवाज निकाली जो मैं पहले कई बार सुन चुका था। अब डर ने मुझे जकड़ लिया था और मैं उस पहाड़ से नीचे भागने लगा। कई बार पेड़ों और पत्थरों से ठोकर खाकर गिरा, लेकिन रुका नहीं। जैसे ही मैं ट्रेल के एग्जिट तक पहुंचा, वो सीटी एक बार फिर हल्की सी पहाड़ से गूंजती हुई आई। मैंने कभी किसी को इस मुठभेड़ के बारे में कभी नहीं बताया। मुझे लगा कोई यकीन ही नहीं करेगा और मुझे डरपोक समझा जाएगा। हालांकि मैंने स्किन वॉकर के बारे में पहले भी सुना था, और जैसे ही मैंने उसके बारे में और पढ़ा, मुझे लगा जिसे उस दिन मैंने वहां देखा था, शायद वो स्किन वॉकर ही था। मैं करीब 10 साल तक कनाडा के जंगल में एक कैबिन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। शांत और सुकून भरे जंगल में रहना, ऐसी जिंदगी हमें सच में पसंद थी। हमारा कैबिन इतना अलग थलग था कि वहां तक कोई सड़क भी नहीं जाती थी। हालांकि हमारे आसपास कुछ मील की दूरी पर और भी परिवार रहते थे जो अपने अपने कैबिन में बसे थे। समय के साथ हमारे कैबिन के बीच पतली पतली पगडंडियां बन गई, क्योंकि हम सब अक्सर एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करते रहते थे और कभी कभी साथ में खाना खाते थे। हमारे पास एक छोटा सा खेत था जिसमें हम सब्जियां उगाते थे। हमने अलग अलग तरह के जानवर भी पाले थे। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी सालों तक अच्छी और शांत रही। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक रात मैं देर तक जाग रहा था, लिविंग रूम में बैठा किताब पढ़ रहा था, जैसा कि मैं अक्सर किया करता था। तभी मैंने सुना हमारे मवेशी बाहर बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे हैं। इतनी रात को उनका ऐसा करना बहुत अजीब था। मैं उठकर बैकयार्ड की तरफ वाली खिड़की के पास गया और पर्दे हटाए। गायें खेत के बिल्कुल बाएं कोने में थीं, तेजी से इधर उधर भाग रही थीं, जैसे किसी चीज से बच रही हों। मैंने अपनी नजर दाईं तरफ घुमाई। अंधेरे में ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें एडजस्ट होने के बाद मैंने देखा एक बड़ा सा हिरण एक पेड़ के पीछे आधा छिपा हुआ था और हमारे घर की तरफ मुंह करके खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जरा सा भी हिल नहीं रहा था, बस मेरी दिशा में देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे देख रहा था या नहीं, लेकिन फिर अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मवेशी एक हिरण से क्यों डरेंगे, लेकिन क्योंकि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं था, मैंने पर्दा बंद किया और वापस पढ़ने बैठ गया। कुछ हफ्ते बाद आधी रात में मेरी पत्नी ने मुझे जगा दिया। मैंने नींद में पूछा, क्या हुआ? उसने फुसफुसाकर कहा, चुप रहो और सुनने की कोशिश करो। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो काफी देर से जाग रही हो। मैंने शांत होकर सुनने की कोशिश की। कुछ हमारे कैबिन के चारों तरफ घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की दीवारों को खरोंचते हुए पूरे घर का चक्कर लगा रहा था। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वो आवाज बंद हो गई। मैं तुरंत उठा और बच्चों के कमरे में गया, लेकिन बच्चे आराम से सोए हुए थे। फिर मैंने अपनी हंटिंग राइफल उठाई और हर खिड़की से बाहर झांका। जब मैं आखिरी खिड़की पर पहुंचा, जो हमारे बेडरूम की थी, वहीं से मैंने उसे देखा। वो वही हिरण था, जंगल के अंधेरे में खड़ा हुआ हमारी तरफ घूर रहा था। वो पहले की तरह बिल्कुल स्थिर था, हिल तक नहीं रहा था। मैंने पहले कभी किसी जानवर को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था, और कैबिन के चारों ओर जो आवाज आई थी, उसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक गहरा डर मेरे मन में उतर आया और मैंने पर्दा बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये मुझे परेशान करने लगा था। मैं किसी भूत प्रेत या अलौकिक चीज में यकीन नहीं करता, लेकिन इस बार उन चीजों को दिमाग से निकालना मुश्किल था। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं अपने एक पड़ोसी के कैबिन तक लंबी वॉक करके जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने हाल में कुछ अजीब देखा है या नहीं। मैंने पत्नी से कहा कि बच्चों को घर में रखना, दरवाजे खिड़कियां लॉक रखना, और फिर मैं पगडंडी पर चल पड़ा। पहला 1 मील मैं बस यही सोचता रहा कि इन सब घटनाओं का तार्किक कारण क्या हो सकता है,
लेकिन जितना मैं सोचता उतना मेरा डर बढ़ता जाता। पड़ोसी के कैबिन के आधे रास्ते में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और उसी पल मैंने अपने पीछे पत्तों की सरसराहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा, वही हिरण पगडंडी पर खड़ा था, मुझसे बस 15-20 फीट की दूरी पर। उसकी आंखों में देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने गौर किया, उसकी आंखों की पुतलियों के चारों ओर सफेदी थी और उन आंखों की पुतलियां बहुत छोटी थीं, बिल्कुल इंसानों जैसी। मैंने नजरें मोड़ी और पूरी ताकत से पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं सच मान ही नहीं पा रहा था। खुशकिस्मती से पड़ोसी घर पर ही थे। उन्होंने मुझे बैठाकर शांत किया, लेकिन उनका चेहरा वो अलग तरह की चिंता दिखा रहा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो हैरान भी नहीं हुए। अपने कैबिन में बैठे उन्होंने मुझे नवाजो स्किन वॉकर के बारे में अपनी मान्यताएं बताईं। उन्होंने कहा, वो एक स्किन वॉकर है और वो तभी दिखाई देते हैं जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए या तुमने उन्हें परेशान किया हो। वो बातें बताते हुए वो लोग शांत हो गए, लेकिन मैं और ज्यादा डर गया। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला गया और खुशकिस्मती से वापसी में कुछ नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक मुझे नींद नहीं आती थी, लगातार डर और बेचैनी बनी रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब और कुछ नहीं हुआ तो मैं थोड़ा संभलने लगा। हालांकि जो सुकून भरी जिंदगी मुझे पहले जंगल में मिलती थी वह मुझसे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। आखिरकार हमने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए शहर में शिफ्ट कर लिया। उन घटनाओं को हुए लगभग 15 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी पत्नी या बच्चों को नहीं बताया कि मैंने पगडंडी पर उस दिन क्या देखा था या उस पड़ोसी ने मुझे क्या बताया था। मुझे ठीक से नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो कहता है उन्हें इन सब चीजों से दूर ही रखना चाहिए। और शायद इसी वजह से मुझे ये बात लिखने और आपसे साझा करने का मन हुआ, क्योंकि इतने सालों तक मैंने इसे अपने अंदर दबा कर रखा था। बचपन से मुझे हमेशा से ऐसी चीजें दिखती थीं जिन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल था। मैं अपने परिवार के साथ गांव में अपनी दादी के घर में रहता था। मेरी दादी बहुत धार्मिक थी। उनके लिविंग रूम में होली वाटर, जीसस का क्रॉस और बाइबल रखी रहती थी। जब तक मैं 8 साल का हुआ मैंने इतनी चीजें देख ली थीं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। एक दिन मैं अपनी बहन के साथ रेत के गड्ढे में खेल रहा था। तभी मैंने एक इंसानी साया अपने पास से गुजरते हुए देखा। मुझे लगा वो डैड है, तो मैंने उनसे कहा, अरे डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी मेरी बहन ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? हैरान होकर मैंने कहा, डैड से। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और फिर बोली, मॉम और डैड तो करीब 20 मिनट पहले मार्केट चले गए थे। उस पल मेरे ऊपर डर की लहर सी दौड़ गई। तो फिर मैंने किसे देखा था? हम दोनों उठे और जिस किसी को भी मैंने देखा था उसे ढूंढने लगे। मेरे डैड ने एक बार हमें एक मेटल का बैट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कभी अकेले हों और असुरक्षित महसूस करें तो इसका इस्तेमाल करना। मैंने अपनी बहन से कहा, मेरे साथ चलो, बैट लेकर आते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चल दी। बैट लेने के बाद मैंने उससे कहा, तुम हमारी सीक्रेट जगह पर छुप जाओ, वही जगह जहां हम कैंडी छुपाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तुम वहां 100 तक गिनना और चुप रहना। मैं प्रॉमिस करता हूं कि तब तक मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसने सर हिलाकर हामी भरी और छुपने चली गई। मैंने पूरे घर के आसपास चक्कर लगाया, कारों के नीचे, ट्रेलर्स के नीचे, डैड के पुराने कैंपर के पास, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मुझे एक खांसी की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी हैवी स्मोकर ने खांसा हो। मैं हमारे पुराने ओक के पेड़ के पास घूम कर गया और मैंने देखा वहां एक आदमी खड़ा था। उसने काउबॉय हैट पहनी हुई थी। मैंने बैट उठाया, उसे मारने की तैयारी की और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक बाहरी आवाज में कहा,
तुम कौन हो और मेरी प्रॉपर्टी में कैसे आए? डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चीख मारी और बैट घुमाया। वो उसे लगने से बस 1 सेंटीमीटर बच गया। मैंने सोचा अगर वो लग जाता तो या तो वो गिर जाता या मुझे पकड़ लेता। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। वो हल्का सा हंसा, जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। वो खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। हमारी नजरें मिली और मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे वहां कोई चेहरा ही ना हो। मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। चारों तरफ सब कुछ शून्य लगने लगा और मेरी नजर धुंधली हो गई। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे बस गर्माहट और अंधेरा महसूस हुआ। मुझे किसी की बड़बड़ाहट भी सुनाई दे रही थी, पर शब्द साफ नहीं थे। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया हूं। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। फिर अचानक मुझे ठंडक महसूस हुई, जैसे मैं बर्फीले पानी में हूं। मैंने आंखें खोली और हांफते हुए उठ बैठा। चारों तरफ देखने लगा कि मैं कहाँ हूं। तभी मैंने देखा मेरी दादी और मेरी बहन मेरे पास खड़ी थी और मेरी बहन ने मुझे उठाने के लिए पानी की बाल्टी मुझ पर उड़ेल दी थी। दादी ने पूछा, क्या हुआ? तुम बाहर जमीन पर क्यों लेटे थे? हैरान होकर मैंने पूछा, मुझ पर पानी क्यों डाला और टाइम क्या हुआ है? दादी ने कहा, शाम के 5:15 बजे हैं। मैं चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो दोपहर के 1:15 बज रहे थे। 4 घंटे एकदम से कैसे गायब हो गए? मुझे याद ही नहीं था कि मैं बाहर क्यों था या मैं किसे ढूंढ रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या हुआ था? उसने बताया, जब मैंने छुपकर 100 तक गिन लिया, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती रही ताकि तुम कहो कि बाहर आना सुरक्षित है। लेकिन जब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। फ्रंट यार्ड में आई तो बस बैट और एक गंदा सा कपड़ा पड़ा था। तुम्हारा नाम पुकारा, सारी जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं थे। घबराकर मैं घर भागी और दादी को बताया। दादी ने शॉटगन उठाई और मेरे साथ बाहर आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं घर में क्यों नहीं आई थी जब तुम अकेले ये देखने गए थे कि बाहर कौन है। मैं रोने लगी और मैंने कहा कि भाई ने मुझे छुपने को कहा था। फिर दादी ने कहा कि प्रॉपर्टी में एक जगह है जहां हमें कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, और वो है वो पुराना ओक का पेड़। उन्होंने मेरी बहन से कहा कि वहीं रुको और तब आना जब बाहर आना सेफ हो। दादी उस पुराने ओक के पेड़ की तरफ गई और मुझे वहीं जमीन पर पड़ा पाया। उन्होंने कई बार मेरा नाम पुकारा और मुझे हिलाया, यहां तक कि मेरी नब्ज भी देखी। जब उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूं तो उन्होंने बहन को पानी लाने के लिए आवाज दी और उसी से मुझे होश में लाया गया। जब मैं संभला तो दादी ने डांटा कि इतने लापरवाह मत बनो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रहस्यमयी आदमी को देखे हुए 7 साल बीत गए थे और मैं 15 साल का हो गया था। डैड ने हमें क्रिसमस पर एक कुत्ता गिफ्ट में दिया था ताकि वो अजनबियों से बचाव कर सके, लेकिन वो काफी दोस्ताना कुत्ता था, सिवाय तब के जब उसे सतर्क रहना होता था। एक गर्मी के दिन हल्की सी हवा चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने पोर्च का गेट खोला ताकि हमारा कुत्ता बाहर जाकर अपना काम कर ले और कहीं और ना भागे। बाहर निकलकर उसने हवा सूंघी और धीरे धीरे घर के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ चलने लगा। जिज्ञासा से मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी वो पहाड़ी की तरफ भौंकते हुए दौड़ पड़ा। मैं घबरा गया और मैं उसके पीछे भागने लगा। वो इलाका पेड़ों से ढका हुआ था, जैसे एक छोटा सा जंगल हो। गिरे हुए पेड़ों को लांघते हुए, झाड़ियों को हटाते हुए मैं उसके पीछे दौड़ता रहा। तभी झाड़ियों के बीच से मैंने देखा 7 या उससे ज्यादा ट्री हाउस जैसे घर थे। वहां विशाल पेड़ों में गोल आकार के घर बने हुए थे। मुझे नहीं पता था कि वो किसके थे या क्यों बनाए गए थे, लेकिन वो अद्भुत थे। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि उनके बीच में एक बड़ा सा घर था। मैंने चारों तरफ घूमकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढा। जब दरवाजा दिखा तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक मोटी सी लकड़ी उठा ली। अंदर गया तो देखा सीडर और ओक की लकड़ी से बना एक कैबिन जैसा ढांचा था।
जिसका फर्श मेपल और एप्पल वुड का था। बेड और डाइनिंग टेबल डॉगवुड और पाइन से बने थे। दीवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह बने थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था, और शायद वो मेरे समझने के लिए बनाए भी नहीं गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा मुझे तुरंत यहां से निकलना चाहिए। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा कि तभी मुझे एक चैन की आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक गया। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर एक बड़ी सी चैन पर थे जो पेड़ के तने के चारों ओर लिपटी थी। मैंने उस चैन को फॉलो किया और उसके अंत में मुझे एक खोपड़ी पड़ी मिली। घबराकर मैं वहां से पूरी ताकत से भागने लगा। गिरे हुए पेड़ों को लांघता, झाड़ियों को फाड़ता, कभी ठोकर खाता, कभी लुढ़कता, यहां तक कि पहाड़ी से लुढ़ककर एक तने से भी टकराया। मेरे हाथ कट गए थे, कपड़े मिट्टी से भर गए थे, मेरा सर घूम रहा था, लेकिन इतना दूर आने के बाद भी मुझे अब भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। तभी मुझे अपने कुत्ते की भौंक सुनाई दी और वो मेरे पास आया। मैंने उससे कहा, दोस्त, अभी हमें भागना होगा। हम घर की तरफ नहीं भागे, हम भागते भागते किसान के खेत में पहुंच गए। लेकिन वो किसान हमें वहां देखकर खुश नहीं था। लेकिन जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने कहा, इसके बारे में फिर कभी मत बोलना। ये 8 साल पहले की बात है और मेरी कभी उस पहाड़ी की तरफ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मुझे पता लगा कि वो सारे ट्री हाउस अब वहां पर नहीं हैं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वहां कुछ तो अजीब हो रहा था। चैन से बंधी एक मानव की खोपड़ी को कोई ऐसे ही नहीं रखता। मैं आज भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सब क्या था। अगर मुझे इसके बारे में कुछ और पता लगता है तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना कीमती हाइप देना मत भूलना। और अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।